Hi everyone, welcome to Econiti's UGC Net Accelerator series. I am Nancy, your UGC Net mentor, and this is the class of Indian economy. बहुत मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि मैम इंडियन इकोनॉमी कराइए, इंडियन इकोनॉमी कराइए। सो हियर वी आर। आज की क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि डेटाज हमेशा चेंज होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं है। मैं आपको आज की क्लास में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ऐसी चीजों से मैं आपको कन्फ्रंट कराऊंगी कि पढ़ते कैसे हैं, इवन बजट आपको पढ़ना कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सर्वे है तो इकोनॉमिक सर्वे से किस सेक्शन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उसको आप डिकोड कैसे करते हो, वो क्या आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कि अभी आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं, और इस 10 दिनों में आपको जितना हो सके आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, एंड प्रैक्टिस मॉक दीजिए। मॉक यानी कि आपको लैपटॉप पे बैठ करके उसी टाइम पे अपने आप को उस समय से उस समय पे बैठ करके अपने आप को उस टाइम के कैपेबल बनाइए कि इस टाइम में मैं बैठ सकती हूँ। 3 घंटे आपका एग्जाम है। ओके। सो हमारा जो इको नीति का मॉक है वो लाइव हो चुका है। आप जाके आप एनरोल कर सकते हैं, एंड उसमें आपको 3 मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिल रहा है मुझसे एंड मानवी मैम से। सो आज की क्लास में मैं इंडियन इकोनॉमी का बजट एंड सर्वे डिस्कस करूंगी, और आपको बताऊंगी कि इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हो। बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें कवर अप मैं कर पाऊं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देती हूँ कि आप इतनी चीजें कवर अप करो, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके। सो आज की बजट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि अगर आप मतलब ये चीजें आप पढ़ लेना, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीजें कवर अप नहीं करा सकूं, बट आई ट्राई। ठीक है, बट आपको एग्जाम देने से पहले ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। क्या क्या पढ़नी है वो बता रही हूँ मैं आपको। इंडियन इकोनॉमी में ये तो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि क्वेश्चन ना इधर ही साइड से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है आपको जो बजट, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बजट आज मतलब मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपको सिखाऊंगी या बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पढ़ना तो आपको ही है, राइट। सर्वे, ओके। सर्वे 2024 2025 का वो मैं आपको उसमें से भी बताऊंगी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स कौन कौन से रिपोर्ट आपको पढ़ने हैं? एसआरएस रिपोर्ट पढ़ने हैं, नीति आयोग के रिपोर्ट पढ़ने हैं। नीति आयोग में भी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स पढ़ना, जिसमें इंडेक्सेस क्या है, स्टेट्स का क्या 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 इंडेक्सेस है, स्टेट्स को रैंकिंग क्या क्या है वो पढ़ना है। एसडीजी इंडेक्स पढ़ना है, एसडीजी इंडेक्स। नाउ कम टू एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडिया का तो रैंक पढ़ना ही है, इंडिया के आजू बाजू के जितने भी कंट्रीज हैं उनके रैंक, और पहले दूसरे से लेकर के फर्स्ट फिफ्थ रैंक आपको भी पढ़ना है। ओके। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, एक तो ग्लोबल, एक जो नीति आयोग रिपोर्ट रिलीज करती है, वो दोनों आपको पढ़ना है, राइट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, एग्रीकल्चरल सेंसस, एग्रीकल्चरल सेंसस, एंड ये सारी रिपोर्ट्स तो पढ़नी है। नाउ कम टू अनदर थिंग, कमिटीज। कमिटीज बेसिकली आपसे पूछ सकता है, मिथाई कमेटी, झा कमेटी, एंड ये सारी जो कमिटीज हैं वो पूछ सकता है। पॉवर्टी से रिलेटेड भी पूछ सकता है। पॉवर्टी में प्लानिंग कमीशन के कितने उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या था पैसे का, ये सारा पूछ सकता है प्लानिंग कमीशन। और बहुत सारे जो प्लानिंग कमीशन में डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज इन्वॉल्व थी पॉवर्टी में, वो सारे आप पढ़ लेना।
देन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन, एंड ये सारे वाइट रिवॉल्यूशन किसके कैसे रिलेटेड थे, ये सारी चीजें। करंट रेट्स पढ़ लेना, करंट रेट्स, रेपो रेट, बैंक रेट, सीएलआर, एसएलआर, ये आपको अरेंज करने के लिए दे सकता है। फाइनेंस कमीशन 15th एंड 14th दोनों, उसका कंपैरिजन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 15th एंड 14th। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की आरबीआई का प्रोजेक्शन क्या है जीडीपी से रिलेटेड, और मार्केट की क्या कंडीशन है, ये थोड़ा पढ़ लेना। फिर आता है हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे रिपोर्ट, कंजम्पशन सर्वे मतलब कितना कंजम्पशन है, ये सारी चीजें आप देख लेना। देन अभी जो जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है कि रेट्स कितने कितने हैं, ओके। एंड स्कीम्स, स्कीम्स में भी आपको पता है कौन से स्कीम्स को फोकस करना है, जिसके आगे प्रधानमंत्री पीएम लिखा हो, वो सारे स्कीम। वुमेन से रिलेटेड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड चाइल्ड से रिलेटेड स्कीम बहुत, चिल्ड्रन से, बच्चों से रिलेटेड स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट थिंग इज आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ना है। रिपोर्ट्स में उसने कितना प्रोजेक्शन किया है इंडिया, अबाउट इंडिया से रिलेटेड पढ़ना है। बहुत ज्यादा बहुत लेंदी है, लेकिन आपको चुन चुन के स्पेसिफिक पढ़ना है, ठीक है। ये आपका कॉल रहेगा कि आप कैसे पढ़ते हो उसको। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, ये एक बार वेबसाइट विजिट करना उस पे, ठीक है। ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, अफेक्टिंग इंडिया। इतनी सारी चीजें आपको इस 10 दिनों में कवर अप करनी है, और सर्वे और बजट में तो आपको बता ही दे रही हूँ कि उसमें से क्या क्या कवर अप करना है। बट मैं 100% गारंटी नहीं दे रही हूँ, बट दिस इज द ट्रेंड व्हाट आई वाज फॉलोइंग, कि इसी में से ऐसे ही इसी सब सेक्शंस में से मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का बजट। ये आपको पढ़ना नहीं है, इसमें नोट डाउन करते जाना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब बजट में आपसे देखो ये पूछ सकता है कि आपका एक्चुअल बजट में जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो क्या क्या होते हैं, यानी जो एस्टिमेट्स होते हैं वो क्या क्या, कैसे हम मेजर करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल यानी कि इस ईयर का, तो 2023-24 का, यानी इससे पहले एक एक्चुअल होता है कि एक्चुअली कितना ज्यादा था हमारा, और टोटल बजट एस्टिमेट यानी कि एस्टिमेट कितना किया हमने। मतलब बजट एस्टिमेट का मतलब हमने सोचा क्या, रिवाइज्ड एस्टिमेट एंड बजट एस्टिमेट। रिवाइज यानी कि पिछले साल का देखो, एक तो एक्चुअल होगा, फिर पिछले साल का बजट आया होगा तो उसमें कुछ एस्टिमेट किया गया होगा कि इतना एस्टिमेट करते हैं रेवेन्यू, फिर उसको रिवाइज किया होगा, एंड देन इस साल के बजट में एस्टिमेट आया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बजट में क्या क्या होता है, एक एक्चुअल, बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, और बजट एस्टिमेट इस साल का। हाँ, आप इसका बजट का स्टेप्स भी पढ़ लेना, स्टेप्स ऑफ बजट की, अगर बजट पेश होता है तो उसके क्या क्या सारे, बजट के साथ क्या क्या पेश किया जाता है, वो सारे स्टेप्स आप एक बार देख लेना, ठीक है। नाउ रिवेन्यू डेफिसिट में आपका दो तरह के, सॉरी, रिवेन्यू रिसीट्स में आपका टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स, ये आप देख लेना। कैपिटल रिसीट्स होते हैं, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, टोटल रिसिप्ट, ये सारी चीजें। अब इसमें से आपको पढ़ना क्या है, ये ये चीजें। अब इसको आप क्या करना कि इस 10 दिनों में इसका अभी पूरा एक आप पेज लिखना, एक पेज बनाना, वहां पे आप ऐसे लिखोगे कि जैसे ये डेट वाइज है, एक्चुअल क्या था, हुआ कितना, और इस बार प्रोजेक्ट कितना किया गया है। तो आपको यहाँ से पढ़ना क्या क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, जस्ट अ सेकेंड, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, कितना है, ये सारे आपको ये पढ़ने हैं, ये कितना कितना है। एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये रटना है पूरा, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट 5.6, 4.9, 4.8, 4.4। ऐसा क्या होता था ना, मैं जब पढ़ती थी तो मैं क्या करती थी, ये वाले डेट्स ऊपर के याद कर लेती थी कि 23-24 एक्चुअल है, 24-25 बजट एस्टिमेट है, देन 24-25 का रिवाइज्ड होगा, फिर 25-26 का बजट एस्टिमेट होगा।
तो उसमें से ऐसे मैं इसको रिकॉल करती थी बार बार कि रेवेन्यू 2.6, 1.8, 1.9, 1.5 लिख लिख के याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। देन आपका प्राइमरी डेफिसिट 2.0, 1.4, 1.3, 0.8। ठीक है, यहां से आपको बस ये चीजें पढ़नी है, दिस वन, ये सारी चीजें। ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, मेक श्योर ये नोट डाउन कर लेना। नाउ अब चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि अगर आपका 1 रुपए सरकार के पास आ रहा है, मान लो कि 1 रुपए सरकार के पास कहाँ कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे पास अगर पैसे आ रहे हैं तो तुम्हारा तुम्हारे पास वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो सरकार उसका दिखाती है कि मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो यानी रुपए कहाँ से आता है सरकार के पास। ठीक है, तो ये पिछले साल का है, ये पिछले साल के बजट का है, दिस वन। ठीक है, इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बैठाना है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास क्या आता है, सबसे ज्यादा आता है बोरोविंग्स से। ठीक है, सरकार उधार लेती है, फिर इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, फिर कॉरपोरेशन टैक्स, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर यूनियन एक्सरसाइज, फिर कस्टम और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग एसेट्स। ठीक है, और फिर प्रीवियस से मैंने चेक किया, तो फिर जब प्रीवियस है तो सेम है, तो मैंने यहाँ लिख लिया कि नो डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस बजट। सरकार पिछले भी खर्चा जो उसके पास आ रहा था, इनकम रुपए जो आ रहे थे वो पिछला और अभी सेम ही है, तो मैंने इसका, अब इसको मुझे याद करना है कि सरकार के पास आता कहाँ से है, तो मैंने एक न्यूमोनिक बना लिया, बिग सिटी, बिग सिटी यानी बी फॉर बोरोइंग, आई फॉर इनकम टैक्स, जी फॉर जीएसटी, बिग सिटी, बिग हो गया, सिटी सी फॉर कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, बिग सिटी, NUC, ND। ठीक है, एक एक आगे के आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 न्यूमोनिक से याद करने हैं, फिर आगे का आप कर लोगे। बिग सिटी यानी बी फॉर बोरोइंग, आई फॉर इनकम टैक्स, जी फॉर जीएसटी, सी फॉर कॉरपोरेशन टैक्स, सिटी मीन्स क्या, कॉरपोरेशन टैक्स, NUC। ठीक है, ऐसे कर लेना यार। नाउ इस साल के बजट का भी सेम है, जब वो याद हो गया तो इस साल का देख लो, इस साल का भी सेम है, बिग बिग सिटी, NUN। ठीक है, बहुत सिंपल सा निमोनिक बन गया हमारा कि सबसे ज्यादा सरकार के पास पैसा बोरोइंग से आता है, इनकम टैक्स से आता है, जीएसटी से आता है, फिर कॉरपोरेशन टैक्स आता है। अब एग्जाम में हमारे लिए करना आसान हो गया क्योंकि ऐसे आएगा क्रोनोलॉजी, तो हम लिख लेंगे तुरंत निमोनिक, बिग सिटी, NUC, बिग सिटी, NUC। ओके, क्लियर हो गया ना। अब अगर सरकार के पास 1 रुपए आ रहे हैं तो वो 1 रुपए खर्चा कहाँ कहाँ कर रहा है, तो पिछला साल का जो शेयर है, पिछले साल में वो 1 रुपए में सरकार अपना खर्चा कैसे कर रही है, तो सबसे ज्यादा वो खर्चा करती है, स्टेट शेयर को देती है। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फिर अदर एक्सपेंसेस है, फिर एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, और एक होता है सेंटर सेक्टर स्कीम्स होता है, अलग अलग, इसको सेम सेम मत करना। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंटर सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये वाला जो है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, देन ये है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स। ठीक है, देन उसके बाद ये बराबर है डिफेंस के, ये डिफेंस के बराबर है, देन आपका सब्सिडी, सबसे कम है पेंशन। क्लियर है, अब इसका न्यूमोनिक तुम खुद से बना सकते हो। देखो, स्टेट शेयर तो हटा दो, जल्दी आता नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि सरकार का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में। फिर आ जाता है उसके बाद, देखो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, हाँ कहाँ पे है इंटरेस्ट पेमेंट, वेयर इज इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ देखो 20 पैसे, सबसे ज्यादा 20 पैसे वो अपना खर्चा करता है इंटरेस्ट पेमेंट पे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेंट्रली स्पॉन्सर, 20 पैसे के बाद 16 पैसे, 16 पैसे वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, तो इसको मैंने क्रोनोलॉजी में ऑर्डर कर दिया। अगर इसका न्यूमोनिक बनाओ तो ये आएगा ICD। ठीक है, जो कि डी आपका बराबर है सी, यहाँ पे FC क्या है, FC यानी फाइनेंस कमीशन को भी देता है। ठीक है, ICD, FC,
फिर उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर, सबसे कम याद करना है ना, पेंशन और सब्सिडी। सबसे कम क्या होता है? पेंशन और सब्सिडी। यानी आईसीडी, स्टार्टिंग का दो तीन याद कर लो। आईसीडी यानी आपका इंटरेस्ट पेमेंट, सी फॉर आपका सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ठीक है। फिर उसके बाद डिफेंस है, फिर कॉरपोरेशन, यानी कॉरपोरेशन नहीं, सी क्या है आपका? सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। देन एफसी, फाइनेंस कमीशन, सबसे कम पेंशन और सब्सिडी। मेक श्योर ये नोट डाउन करते हैं, जितना मैं आपको करा रही हूँ ना, नोट डाउन करो, क्योंकि रिवाइज करते टाइम आप बजट थोड़ी खोल के पढ़ोगे दोबारा, ठीक है ना। हम्म। वही चीज था जो मैंने अभी बताया मतलब पहले पहले बताया था कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, वो यहाँ पे दे दिया है। तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ओके। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि अगर फिस्कल डेफिसिट भरने के लिए सरकार के पास फाइनेंसिंग का सोर्स क्या क्या है। ठीक है, फाइनेंसिंग यानी वो पैसे कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकती है। तो एक बार ये रीड कर लेना कि डेट रिसीव्ड है मार्केट से, बोरोविंग जी सेक जिसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोविंग जिसमें टी बिल्स आता है। अब देखो जी सेक पढ़ रहे हो, जी सेक देखा ना, तो जी सेक के बारे में एक बार पढ़ लेना पूरे से अच्छे तरीके से कि जी सेक क्या होता है। देन टी बिल देखा हमने, टी बिल के बारे में पढ़ लेना। टी बिल आपका डिफरेंट टाइप्स होता है, उसका डेट याद कर लेना, क्योंकि क्रोनोलॉजी में आपसे पूछता है कि 190, आई गेस 198, 64 ऐसे करके जो टी बिल्स है डिफरेंट डिफरेंट, वो एक बार देख लेना, ठीक है। नाउ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सिक्योरिटी अगेंस्ट सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स एंड स्टेट प्रोविडेंट फंड, ये सारा आप देख लेना कि सरकार का जो डेब्ट फाइनेंसिंग होता है, फिस्कल डेफिसिट जो फाइनेंसिंग होता है, वो कहाँ कहाँ से करता है। तो मेक श्योर आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, रिवाइज करने में इजिली होगा। जो भी करा रही हो एक बार पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना, फिर आगे बढ़ना। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये चीजें मैंने आपको बता दी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यस, ये चीजें तो आपको बता दी। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग सबसे ज्यादा, नहीं ये सारी चीजें तो ठीक है। हम्म। एक बार इसको देख लेना कि टैक्स रिवेन्यू में क्या क्या है। टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट में आता है टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में आपके कितने प्रकार के टैक्सेस है, एक बार देख लेना। जीएसटी के बारे में देख लेना, जीएसटी देखो तो जीएसटी के बारे में पढ़ लेना। ये कितने मतलब आर्टिकल अमेंडमेंट क्या है, कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं, सेस क्या होता है, इसके बारे में एक बार देख लेना, ठीक है। ये डेटा ये आपको जरूरी नहीं है, ये सारी चीजें करनी जरूरी नहीं है। ओके, नॉन टैक्स रेवेन्यू देखा, तो हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं। ओके, कैपिटल रिसीट, नॉन डेट रिसीट, ये सारी चीजें आप एक बार देख लो, ठीक है। ये डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो डरना नहीं है, समझना है, डिकोड करना है हमें, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको मैंने बताया है। अब ये है क्या? देखने में तो बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन ये है क्या? लिखा है ट्रेंड इन टैक्स रिसीप्ट, ठीक है। टैक्स रिसीप्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी का कितना परसेंट टैक्स के रूप में आ रहा है सरकार के पास। अब टैक्स रिसीप्ट आपको पता है कि टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो आपको क्या नोट डाउन करना है कि देखो ये आपका जो ग्रीन वन है, ग्रीन वन क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। 2023-24 में ये 5.1% था, ठीक है। 2023-24 में 5.1% था। तो हमने एक जगह नोट कर लेना है कि ग्रॉस टैक्स रिसीप्ट हमारा 6 देखो ओवरऑल जो हमारा टैक्स रिसीप्ट है वो है हमारा, ओवरऑल ओवरऑल की बात कर रही हूँ, वो है 11 पॉइंट, जस्ट सेकेंड। ओके, तो मैं आपको क्या बता रही थी टैक्स रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। टैक्स रिसीव जो हमारा ओवरऑल टैक्स रिसीव है 2023-24 में, वो हमारा है 11.7, राइट। 11.7 में से आपका टैक्स रिवेन डायरेक्ट टैक्स कितना है? 6.6 एंड 5.1 इनडायरेक्ट टैक्स है।
तो ऐसे करके आपको डिकोड करना है, आपको ये, ठीक है, ये दोनों तीनों आपको ईयर का पता होना चाहिए। अब इसको लिखोगे कैसे, इसको लिख लो एक जगह, ठीक है। अब इसको लिखना मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ लिखो, जैसे इसको किधर मैं बताऊं, ठीक है, ऐसे ईयर लिख लेना 2023-24, ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 24-25 एंड बजट एस्टिमेट ऑफ 25-26, ठीक है, ऐसे लिखा। और यहाँ पे लिखा क्या, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रिसीव, यहाँ पे लिखा एनटीआर, यहाँ पे लिखा नॉन टैक्स रेवेन्यू, एनटीआर तो नहीं है ना, इसमें से है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और यहाँ पे इसके डिटेल्स डाल देना, ठीक है। अब इसको आप जब पढ़ोगे ना तो डिकोड कर लोगे इजीली। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे जैसे लिखा है मैंने कि ये डेटा को देख करके मैंने यहाँ पे समराइज करके लिख लिया कि इंक्रीज इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 12% एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, क्योंकि हमारा जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ एज अ 12% एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, जो कि स्टेबल है, बट फॉल फ्रॉम बट फॉल फ्रॉम 2023 एंड 2024, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स आपका 4.9% है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। डायरेक्ट टैक्स आपका 7.1% है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये आपको देखना है क्या फॉल हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका फॉल हुआ है 4.9%, फॉल फ्रॉम 2023 एंड 2024। ओके, ये चीज आपको पढ़ना है। ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। ओके, यस, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बजट है वो बेसिकली कितने उसका एलोकेशन कितना हुआ है, तो 50। अब इसको पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ सकते हैं, 50,65,345 लाख करोड़ रुपीस था ये, ठीक है। तो ये आपको डेटा याद रखने हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि आपका बजट ओवरऑल कितना बजट था, ठीक है, जो बजट बना है उसका पूरा पैसा कितना है। नाउ ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। यस, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू अकाउंट एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज, आपको जीडीपी आना चाहिए कि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी क्या है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जीडीपी का क्या, कितना परसेंट आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, जिसके अंदर आपका रेवेन्यू अकाउंट और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों है। तो कितना है टोटल एक्सपेंडिचर, आपको ईयर डेट्स याद रखने हैं ये सारे, मतलब ईयर याद रखना है 23-24, रिवाइज एस्टिमेट 24-25 एंड बजट एस्टिमेट 25-26। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेम जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिखना 23-24, revised estimate of 24-25 and budget estimate of 25-26, ठीक है। ये बजट एस्टिमेट है, आपका कुल कितना टोटल एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आप लिखोगे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, आपका 2023 में 15%, फिर 14.6%, नाउ 14.2%। देखो इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन डिक्रीज, घटता ही गया, ठीक है। ये कितना है, ये है 10.5%, ओके सॉरी 10.8%, 10.5, 9.8। ये ऐसे करके आपको डेटा को डिकोड करना है और लिखना है, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। नहीं, ये लाख करोड़ वाला आपको नहीं देखना है। यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखना है कि जीडीपी का वो टोटल एक्सपेंडिचर था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कितना है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी,
कैपिटल एक्सपेंडिचर ईयर आपका सेम रहेगा 2023 2024 रिवाइज एस्टिमेट बजट एस्टिमेट विच इज 4.3। अभी करंट है 4 बजट एस्टिमेट इस साल के बजट में एस्टिमेट किया गया है कि हमारा जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है 4.3% ऑफ जीडीपी होगा। ठीक है, 4.3% ऑफ जीडीपी। इससे पहले 4.1, इससे पहले 4.2, यानी पहले घटा फिर बढ़ गया, अभी क्या है, इंक्रीज हुआ है। इसी में इफेक्टिव कैपिटल है और ग्रांट्स इन नेट फॉर कैपिटल क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स है। तो ये आपको डेटा पढ़ने आना चाहिए जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो मेक श्योर आप ये जो डेटा इन सर्कल है उसको नोट डाउन कर लोगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ क्या पढ़ना है। यहाँ जितने भी आपका जो एलोकेशन हुआ है, कितना पैसा बजट में एलोकेट किया गया है इस बार, वो इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक है, कि इस बार कितना पैसा किस किस योजनाओं को, किस किस स्कीम को गया है। तो एक है, मैंने आपको बताया, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसको सेंट्रल डायरेक्टली स्पॉन्सर करती है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स होते हैं। तो ये आप जितने हाईलाइटेड है उसको, अब देखो ना, इसमें आपको एक चीज याद करनी है, दो चीज कर लोगे तो फिर उसके बाद दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा। वो क्या, कि ये अब जैसे मैंने देखा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये कब आया था इसके बारे में डेट आप पता कर लेना। ठीक है, का डेट आपको पता होना चाहिए और कितना एलोकेट किया गया ये आपको श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कितना एलोकेट किया गया। तो जो हाईलाइट कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोषण अभियान में इस बजट में 12,500 पीएम श्री में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इस साल के बजट में कितना एलोकेट किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, ये सारा नोट डाउन कर लेना, डाउनलोड करना बजट एंड उससे देख लेना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। अमृत योजना, अर्बन सेक्टर, अब इसको याद कैसे करोगे? देखो इन सब में से भी ना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला जो स्कीम मुझे जहां तक लगता है वो है जल जीवन मिशन, जो कि पूछता है आपका जितने भी प्रधानमंत्री वाले हैं ना और वुमेन से रिलेटेड है, उसको रट जाना, एज इट इज मगअप करो, नंबर्स है, याद करना है कैसे भी करना है। ठीक है, मनरेगा में देखो 86,000 एलोकेट किया गया है एंड दीनदयाल उपाध्याय, ये सारे आपको याद होना चाहिए क्योंकि एनटीए पूछता है भाई, पूछता है ये। ठीक है, प्रधानमंत्री आशा योजना, एक्सपोर्ट प्रमोशन, और मेक श्योर जो आपको इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये ये सारे के स्टैब्लिशमेंट डेट क्या नया है इसमें, और ये सारा आप गूगल करके पढ़ लेना इसके बारे में कि कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, कितना कवर अप हुआ है, कितने करोड़ का। ये इस 10 दिन में आपको यही चीज करना है। ओके, प्राइम मिनिस्टर जितने भी हैं, आई मीन क्या है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये सारी चीजें आप देख लेना। पीएलआई स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, विश्वकर्मा स्कीम का एलोकेशन, देखो गाइस इसमें मैं मतलब कुछ कर नहीं सकती, एज इट इज पढ़ना है आपको, मैं आपको याद नहीं करा सकती, या आप खुद समझोगे। ठीक है, तो आपको ये बता दिया है मैंने कि बजट कितना एलोकेट हुआ है, 50.65 का जो नंबर्स है वो याद कर लेना। एक बार इसको भी देख लो कि इसमें बजट जो पैसे आए हैं सरकार के पास कैसे, कितना आए हैं, कैपिटल रिसीट, नॉन नेट टैक्स रिसीट, ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट, इसमें कहाँ है कॉर्पोरेशन टैक्स, और ये सब एक बार देखना, इसके नंबर्स याद नहीं करने, एक बार देख लो पैसे कहाँ कहाँ से आए हैं। ओके, और पैसे सेक्टर खर्चा कहाँ कहाँ कर रहा है वो देख लेना एक बार। ये सारे इसके नंबर्स नहीं याद करने हैं, बस आपको ये देखना है कि वो खर्चा कहाँ कर। ओके, नाउ मूव ऑन टू बजट हाइलाइट्स पे अब चलते हैं। ओके, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ये बजट हाइलाइट्स है, आई मीन फीचर्स है। ठीक है, तो इसके 4 इंजन है, ये आपको याद होने चाहिए, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट।
ठीक है, इसका मैंने न्यूमोनिक भी बनाया है, EMI, EMIE, ठीक है, EMIE, ठीक है, ये याद कर लेना, EMIE। ओके, देन इसके बाद A फॉर एग्रीकल्चर, M फॉर MSME, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, ये पूछता है। इस इसके आपके विकसित भारत के जो पिलर्स है ना, ये याद रखना, क्रोनोलॉजी, ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेटर, accelerate growth, secure inclusive development, enhance the spending power of India's rising middle class, invigorate private sector schemes, investment, uplift household sentiment, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्रोनोलॉजी में, यानी क्रोनोलॉजी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट में दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है विकसित भारत का पिलर्स, राइट। ओके, नाउ अब इसके में डेवलपमेंट मेजर फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। देखो याद रखना, गरीब, यूथ, किस पे फोकस किया गया, गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी, ठीक है। इसमें गरीब, यूथ, अन्नदाता यानी एग्रीकल्चर में क्या क्या है, क्योंकि इसका पहला पिलर क्या है, देखो, एक्सेलरेट ग्रोथ, ठीक है। एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या है, इसके पहले इंजन में एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में है आपका, ठीक है, फ्यूरिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। एग्रीकल्चर का ग्रोथ करना और रूरल प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज करना, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या किया गया है। नेशनल मिशन और हाई इल्डिंग किया जाएगा, आई मीन क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। नेशनल मिशन ऑफ हाई इल्डिंग सीड्स। अब ये सीड्स किसके लिए, एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। क्रेडिट एनहांसमेंट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था ये पता होना चाहिए। उधार को बढ़ाना, ठीक है, उधार को बढ़ाना, किसान के उधारों को बढ़ाना, लोन को बढ़ाना, यानी 7.7 करोड़, ये नंबर्स याद होना चाहिए। लोन एनहांस करना अप टू 5 लाख। प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना, ठीक है, ये योजना याद होना चाहिए। ये इसका मोटिव क्या है, 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर अप करना और 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प पहुंचाना, ठीक है। देन मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन प्रोडक्टिविटी पे फोकस है, 5 ईयर मिशन है। इसमें क्या क्या होगा, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग, ये है। मखाना बोर्ड ऑफ बिहार, ये भी याद रखना, ये एग्रीकल्चर के अंदर दे सकता है आपको, ठीक है। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ठीक है, ये जितने हाईलाइटेड है, 6 ईयर का ये मिशन होगा। स्पेशली फोकस किया गया तूर, उड़द और मसूर दाल पे, मसूर आई मीन मसूर, ये सारे पल्सेस पे फोकस किया गया है। एनहांस प्रोटीन कंटेंट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। नाउ कम टू इंडिया पोस्ट फॉर कैटलिस्ट रूरल इकोनॉमी। एक बार ये सारी चीजें आपको, देखो ये लग तो बहुत हेक्टिक रहा है कि यार मैम ये कैसे करेंगे, देखो एक बार पढ़ना पड़ेगा। इस 10 दिन में पूरा एक हफ्ता, एग्जाम से एक हफ्ता पहले पूरा एकदम इंडियन इकोनॉमी को दे दूँ कि मैं ये सारी चीजें कवर अप, कम से कम एटलीस्ट आप, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव होता तो याद करना मुश्किल होता, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको एलिमिनेट करना आसान रहेगा, आपको थोड़ा बड़ा भी चीजें पता होगी तो, ठीक है। नाउ एमएसएमई पे क्या है, एमएसएमई का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रिवाइज डेटा याद रखना है कि अभी एमएसएमई का रिवाइज डेटा हो, डेटा को रिवाइज किया गया, आई मीन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर को रिवाइज किया गया, वो देख लेना। क्रेडिट कार्ड फॉर मैक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, क्रेडिट कार्ड फॉर मैक्रो, छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेस है उसके लिए क्रेडिट कार्ड। उद्यम पोर्टल कितने तक, 10 लाख क्रेडिट कार्ड ऐसे लॉन्च करना। स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, मतलब अगर कोई पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप करने जा रहा है, ठीक है। इसमें देखो इंक्लूडिंग वुमेन भी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, न्यू स्कीम्स है। उनको 2 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करना फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है, 2 करोड़ तक का लोन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, याद हो गया मुझे, ठीक है। 2 करोड़ तक का लोन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, ऐसे ही करके याद करना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद मैंडेट टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी मिशन होगा उसका फोकस कहाँ का है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, डायनामिक एमएसएमई, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी,
ठीक है, ऐसे बोल बोल के याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे भी फोकस किया गया है, मेजर ऑफ टॉय सेक्टर। अब ये सोचोगे कि ऑप्शन में दे दिया तुम्हें टॉय सेक्टर, तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करेगा कि यार टॉय सेक्टर कैसे आ सकता है। ठीक है, टॉय सेक्टर भी है, तो यही चीजें आपको अलग करती है। जेआरएफ से 1-2 मार्क्स ऐसे ही रुकते हैं कि ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देंगे, आपको लगेगा यार ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वही होता है। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार। कहाँ पे ये स्टैब्लिश किया जाएगा? बिहार पे। ठीक है, अब ये मैंने जो बताया एमएस, ये क्या है? सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को एनहांस किया गया है एमएसएमई का 5। करेंट और रिवाइज, पहले 5 करोड़ तक का 5 करोड़ तक का उधार दिया जाता था, लेकिन अब 10 करोड़ कर दिया गया, स्टार्टअप का 10 से 20 कर दिया गया। ये है आपका रिवाइज एस्टिमेट। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं क्या बोल रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देख लेना इसको, रिवाइज एस्टिमेट क्या है। पहले 110, सॉरी पहले 2.5, 25, 125, लेकिन अब देखो 1 हो गया है। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट 10 और 50। पहले क्या था? 10, पहले था 5, 50, 250, अब क्या हो गया? 10, 100, 500। ठीक है, ऐसे रिवाइज इसको पढ़ लेना। नाउ कम टू इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी, इनोवेशंस में देख लेते हैं। इनोवेशन में आपको ये याद होना चाहिए, मतलब ये एक बार रीड कर लेना। सक्षम आंगनवाड़ी एंड डे केयर सेंटर इन ऑल हॉस्पिटल, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये सारा इनोवेशन स्कीम्स। इनोवेशन में पीएम स्वनिधि, ठीक है, पीएम स्वनिधि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में पढ़ लेना। वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएम जन आरोग्य योजना। expansion of medical education, 10,000 additional seats with the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years, यानी 75,000 सीट्स को बढ़ाना अगले 5 साल में। नाउ ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से पेंशन सबसे ज्यादा लो है। देखो सरकार का सबसे ज्यादा खर्चा इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, एंड दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखो मैं, नो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये लाख करोड़ में है, एक बार आप देख सकते हो कि टोटल ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज क्या क्या है। लाख करोड़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना घट रहा है कि बढ़ रहा है, कितना डिवॉल्यूशन बढ़ा है कि घटा है। ठीक है ना। इधर सिर्फ और सिर्फ आपको हाईलाइटेड पार्ट ही पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है इन्वेस्टिंग इन पीपुल इकोनॉमी एंड इनोवेशन। ठीक है, लोग, इकोनॉमी और इनोवेशन, इसमें इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है। जैसे जल जीवन मिशन है, 100% कवरेज टिल 2028। ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है, 2028 की। ठीक है, पावर सेक्टर रिफॉर्म। ओके, नाउ एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, इसके जितने भी हाईलाइट किए मेक श्योर आप इसको पॉज करोगे और पढ़ोगे। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटीज एंड ग्रोथ हब्स। ठीक है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मिशन फॉर विकसित भारत, उड़ान एंड फ्यूचर नीड्स फॉर बिहार, स्वामी फंड टू ये सारी योजना है, मुद्रा योजना। टूरिज्म सेक्टर में 50% टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स को डेवलप किया जाएगा। ये बस आपको ना इसमें वंस यू हैव टू ओनली रीड इट, ये इसमें से थ्योरी ही आएगा, ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। डेटा जो भी है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, बस आपको ये पता होना चाहिए। ओके, नाउ इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन, पीएम रिसर्च फेलोज, फेलोशिप क्या उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। जेन बैंक फॉर क्रॉप्स, ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, ये नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, ये आपको पता होना चाहिए ये मिशंस क्या क्या हैं। इसका थोड़ा थोड़ा जो हाईलाइटेड मैंने किया है वो आप मेक श्योर आप इसको एक बार देख करके पढ़ लेना। ओके, नाउ ओके, रिफॉर्म एज अ फ्यूल, एज द फ्यूल क्या क्या रिफॉर्म है। रिफॉर्म फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफॉर्म किया गया है वो है आपका एफडीआई लिमिट। आपका इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई लिमिट है उसको इंक्रीज किया गया फ्रॉम 74 टू 100%, हर 100% कर दिया गया है। ओके, जन विश्वास बिल 2.0,
टू डिक्रिमिनलाइज मोर देन 100 प्रोविजन इन वेरियस लॉ। ये सारी बस चीजें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी रिफॉर्म, अभी जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है इसमें रेट्स कितने हो गए हैं ये आपको पता होना चाहिए, एंड उसी से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड ये इम्पोर्टेंट नहीं है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, नो, जस्ट यू कैन सी द टैक्स स्लैब्स और बस, बाकी कुछ नहीं। यस, ये रुपी कम्स फ्रॉम, ये बिल्कुल सेम है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड रिसिप्ट देख लो बस, ये क्योंकि लाख करोड़ में है तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बजट एस्टिमेट मतलब सरकार ये बोल रही है कि हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट इतने लाख करोड़ तक का आने की संभावना है, आ सकता है। कैपिटल रिसिप्ट ये है, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट लाख करोड़ में है, परसेंटेज में होता तो इम्पोर्टेंट होता। ठीक है, ये सारा अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या क्या है, प्राइमरी डेफिसिट, तो ये तो हमने देख लिया है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपसे पूछता है एलोकेशन। आई मीन एलोकेशन, कितना बजट में किस किस मिनिस्ट्री को कितना कितना अलॉट किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका आता है, मैंने इसको क्रोनोलॉजी में बैठाया है। फर्स्ट सबसे ज्यादा डिफेंस, देन आपका रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर, ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर, एजुकेशन, देन हेल्थ। फर्स्ट 5 याद कर लेना, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट। अब इसको याद कैसे, मैंने कैसे याद करती थी कि जो कोई डिफेंस में काम करता होगा उसका घर कहाँ होता होगा, गांव में यानी रूरल में। वो सबसे ज्यादा रूरल में क्या है, उसका घर है यानी होम है। फिर वहां घर जाके वो क्या करता होगा, खेती करता होगा, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एजुकेशन। एजुकेशन जब आपने पढ़ाई की तब आपको पता चला कि हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके मुझे तुरंत ये इसके क्रोनोलॉजी याद हो जाती थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ओके, सो दैट इज इट ऑन बजट। हमने ये सारे हाइलाइट्स और ये सारे पढ़ लिए। अब मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे बताने जा रही हूँ। मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे बताने जा रही हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि ये इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो टेक्निकल है और टाइम टेकन है, बट आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगी कि आपको नोट डाउन क्या करना है और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें पढ़ाने चले जाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने ये आपको ये सारे ये सारे चैप्टर्स है, आपको इसमें से पढ़ना है। सारे ही बेसिकली चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट इतना देख के घबराना नहीं है क्योंकि हमें इसमें से बहुत ही क्रिप्स निकालना है। हमें ना तो कोई सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, हमें ऑब्जेक्टिव देना है, तो हम वही चीजों पे रिलाई करेंगे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट से मैं आपको बता रही हूँ कि ये ओवरव्यू है इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी हमारी कैसी चल रही है, जीडीपी का क्या प्रोजेक्शन है, आई मीन इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया की जीडीपी का क्या प्रोजेक्शन दिया है, कंट्रीज ने क्या प्रोजेक्शन किया है, ओवरऑल ग्रोथ क्या चल रहा है, उसके बारे में है। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, अब मैंने इस पेज का हाईलाइट लिख के रख लिया है कि क्या है। इकोनॉमिक अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे हमारी जो इंडिया रियल जीडीपी है, दैट इज रियल जीडीपी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यस, रियल जीडीपी हमारी है वो ग्रो करेगी, वो ग्रो करेगी, ग्रो की है। आई मीन ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, प्रीवियस ईयर का होता है। ठीक है, जो चीज हो चुका है। तो प्रोजेक्शन क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का रियल जीडीपी ग्रो करेगा 6.4% फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू 2025। इसका कारण क्या उसने दिया, इन्होंने दिया, कारण है एग्रीकल्चर सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा कम है, वीक है ड्यू टू द फॉल इन द डिमांड। ठीक है, ये ओवरव्यू था। नाउ ये ग्राफ हमारे लिए बहुत ज्यादा, ये चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बता रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड में क्या ग्रोथ चल रहा है। यहाँ से हमने क्या निकालना है, हमें यहाँ से ये डेटा तीनों चाहिए, 3.1, 3.2 एंड 3.3। ठीक है, ये क्या डेटा है, ये हमें बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक हमारा जो वर्ल्ड ग्रोथ है वो मार्च 2024 में 3.3 था,
फिर 3.1 एंड 3.2 सितंबर 2024 तक ग्रो किया है। ये आपको डेटा तीनों इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू आईएमएफ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आईएमएफ ने क्या बोला था। तो आईएमएफ देखो, आईएमएफ का भी प्रोजेक्शन है। आईएमएफ का अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूईओ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी अभी देखो, ये ब्लू वन इज 2023, तो 2023 और 2024 2025 वर्ल्ड ग्रोथ कितना है 3.3 3.2 3.3। तो याद हो गया 3.3 3.1, मतलब आपके पास एक एस्टिमेटेड हो गया कि 3.3 3.1 3.2 ऐसे ग्रो हो रहा है। एंड ये आपका एडवांस इकोनॉमी है एंड ये इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है। ठीक है, तो इस पेज से हमें यही देखना था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक इकोनॉमी रिमेन स्टडी एडमिट्स ग्लोबल अनसर्टेनिटी। वही मैंने आपको बताया कि जो अकॉर्डिंग टू मॉसपी रियल ग्रॉस जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल 6.4% से ग्रो किया है। नाउ यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये डेटा है। ये क्या है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीडीपी का शेयर वो इंक्रीज हुआ है 60.3% फाइनेंशियल ईयर 2024 से 61.8% फाइनेंशियल ईयर 2025। इसी को बस आपको ऐसे क्रिप्स चीजों को नोट डाउन करना है। एंड ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एट कांस्टेंट प्राइस ग्रो किया है 6.4%। क्लियर है, ये चीजों को हमें क्रिप्स में नोट कर लिया मैंने, बस ये इंपॉर्टेंट है ये। अब ऊपर मैंने तो डिमांड साइड बात किया, अब सप्लाई साइड में बात करते हो। सप्लाई साइड आपका डिटरमाइन होता है जीवीए से। यानी अब जीवीए में क्या क्या है, यानी सब रियल ग्रॉस वैल्यू ऑल्सो एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई 6.4%। ठीक है, जीवीए भी आपका एस्टिमेटेड है कि वो 6.4% से ग्रो करेगा, जिसमें एग्रीकल्चर ग्रो करेगा आपका 3.8% से, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेगा 6.2% से, एंड सर्विस आपका 7.3% से है। देखो ये 7.2% से। ये चीज आपको नोट डाउन करनी है, मेक श्योर आप इसको पॉज करके पढ़ लोगे। ओके, नाउ हियर एक बार इसको बस रीड करना है आपको कि आपका एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर में क्या क्या ग्रोथ है, हाफ क्वार्टर टोटल आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है, कितना मेट्रिक टन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ओनली रीड वंस, ठीक है, रीड करके इसके इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लेना। मेक श्योर आप पॉज करोगे, एक बार पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट डेटा को नोट डाउन करोगे। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रीड दिस वन। एक बार इसको फिर से इसको रीड करना, इंपॉर्टेंट जो लगे उसको डेटा को निकाल लेना। ये क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ मॉडरेट बट स्लो, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। क्यों स्लो हुआ उसका भी रीजन यहाँ पे है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज और एजर्शन एंड रीजंस में ये आपको दे सकता है। ओके, नाउ कम टू हियर, जस्ट अ सेकंड। इस पेज से हमें क्या लेना है, यहाँ से हमें लेना है एनालिसिस ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर बाय जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर कैटेगरी। ठीक है, इंडिया जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस ग्रू 6.7%। क्या हमें मिला डेटा, ग्रू 6.7% से बढ़ेगा, 6.7% से बढ़ेगा, बढ़ा है। ठीक है, एंड 5.4% इन क्वार्टर फर्स्ट, 5.4% इन क्वार्टर फर्स्ट एंड क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये ग्रोथ आपको पता होना चाहिए। एंड नाउ द जीडीपी ग्रोथ है 6% फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। ये बस आपको यही चीज यहाँ से नोट डाउन करनी है। ठीक है, कि आपका जो जीडीपी है वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसका खर्चा कितना है, जीडीपी बाई एक्सपेंडिचर कैटेगरी से क्या है। नाउ ओके, हाँ, ग्रॉस फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे मैंने इसका समरी लिख लिया है कि इसमें क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 11% है, और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज 59%। ओनली दीज थिंग्स यू हैव टू नो, ओनली दीज थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा देख सकते हो, डेटा क्या है ये, मतलब ये चार्ट है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिया हुआ है। इसको डिकोड कैसे करना है ये आना चाहिए आपको।
यानी कि एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, इंपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो लिख लेना कि रेड वन आपका क्या है, जीएफसीई है, और वो इतना परसेंट है, रेड वन 10%, फाइनेंशियल ईयर 24 एंड फाइनेंशियल ईयर 25 10%, 61%। इंक्रीज बस क्या हुआ है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो इंक्रीज हुआ है 30 to 31%। ठीक है, ये क्या है, स्टीडी शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इन जीडीपी, कंजम्पशन इन जीडीपी। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है इसका, ये इंपॉर्टेंट आपको इस पेज से लेना है। नाउ ओके, दिस इज व्हाट, यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। देखो हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्चे का कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर जाता है, वो है आपका 21.4%, जो कि इंक्रीज हुआ है 21.4%। सरकार का कुल खर्चे में से कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर जा रहा है, वो है 21.4%, जो कि ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। दैट्स इट फ्रॉम दिस पेज। ठीक है, जिसमें से ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आपका 10.7% है ईयर ऑन ईयर। देखो ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये डेटा, पहले तो इसको समझते हैं। कंपाउंड ग्रोथ है, एनुअल, एनुअल यानी ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ हो रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, टीआर क्या है, देखो यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है, टीआर क्या है, जीटीआर क्या है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। आपको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू देखना है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, 10.7%। ठीक है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 10.7%। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 10.7% है, नॉन टैक्स रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर आपका 50.2% है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ईयर ऑन ईयर आपका ग्रोथ है 8.2 एंड टोटल एक्सपेंडिचर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 10.6। ओनली दैट्स इट, आपको ये चीज चाहिए। ठीक है, यही चीज डेटा आपको नोट डाउन करना है। नाउ नाउ इस पेज में हमें क्या देखना है, वेरिएंट पैटर्न स्टेट फाइनेंस, शेयर ऑफ यूनियन, शेयर ऑफ यूनियन टैक्सेस, स्टेट शेयर ऑफ यूनियन टैक्सेस। ठीक है, यूनियन टैक्सेस में स्टेट का कितना शेयर है, बस आपको ये याद रखना है, 38.1 एज अ परसेंटेज ऑफ, एज अ परसेंटेज आपको दे रहा है। ठीक है, 38.1। ठीक है, ओनली दिस। हाईएस्ट कौन सा शेयर है, स्टेट है जो सबसे ज्यादा टैक्सेस में इन्वॉल्व है, टैक्स दे रहा है, वो आपका तेलंगाना है, फॉलोड बाय कर्नाटका, हरियाणा। ठीक है, तो हमें इसको नोट कर लेना है, तेलंगाना फॉलोड बाय कर्नाटका एंड हरियाणा, TKH। ठीक है, नाउ इस पेज पे देख लेते हैं। यस, इस पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है, जीएसटी। जीएसटी में सबसे ज्यादा स्टेट्स कौन कौन से हैं, जीएसटी सबसे ज्यादा पेमेंट किस स्टेट से आ रहा है, वो आपका आ रहा है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। बस आपको यही पढ़ना है। ठीक है, हाईएस्ट शेयर ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू इन ORR। ठीक है, अदर रिसिप्ट्स। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, फॉलोड बाय उड़ीसा। इस पेज से आपको यही देखना है। नाउ ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट ग्रू बाय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हर स्टेट का ईयर ऑन ईयर 12% से ग्रो कर रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर आपका ईयर ऑन ईयर 9.5% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर ईयर ऑन ईयर, टोटल एक्सपेंडिचर 9.5 से ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये आपको देखना है।
और वेरिंग डिग्री ऑफ कैपिटल आउटले एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका क्या मतलब है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस स्टेट से या फिर कहाँ रेवेन्यू खर्चा हो रहा है, कैपिटल आउटले परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। ये देखो यहाँ पढ़ो, कैपिटल आउटले एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा स्टेट अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल में से सबसे ज्यादा रेवेन्यू खर्चा कर रहा है, उसमें सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, देन फॉलोड बाय सिक्किम, मणिपुर, यूपी, उड़ीसा, ठीक है। और सबसे कम में आपका है वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि केरल कैसे कम हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नाउ दिस, नहीं ये तो नहीं इम्पोर्टेंट है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हम्म, ये आ गया आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट ग्रोथ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट ग्रो हमारा कर रहा है 1.6% से, इंपोर्ट ग्रो कर रहा है 5.2% से, और करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 1.2% है जीडीपी का, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज 1.2 इन क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर, इन क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और हमारा ग्रॉस एफडीआई वो इंक्रीज हुआ है, ग्रॉस एफडीआई हमारा इंक्रीज हुआ है 17.9% से। देखो क्योंकि जो समरी है ना वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रही हूँ कि ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका जो एफडीआई इनफ्लो है वो 17.9% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, यानी ईयर वाइज ईयर, साल, ईयर वाइज ईयर, ईयर ऑन ईयर क्या बोलते हैं, पिछले साल से लेके अब ईयर, आज के ईयर में। ओके, नाउ ये एक बार रीड कर लेना कि आपका ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है। एज अ स्टेबल कैपिटल फ्लो इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हुआ है, फॉरेन इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ा है, ठीक है, वो बढ़ा है। एक बार इसको रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप इसको पॉज करोगे और रीड कर लोगे। Okay. As per the RBI Financial Stability Report, December 2024, gross NPA as the banking have declined. हमारा जो gross NPA है वो decline हुआ है 2.6% of gross loan and advance and capital risk weighted asset ratio वो हमारा 16.7% है। बस आपको ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो ग्रॉस एनपीए है वो डिक्लाइन किया है 2.6% से, ठीक है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। नाउ यस, ये हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है, अभी मैं मूव ऑन आगे मूव ही नहीं की हूँ, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड है, एम्प्लॉयमेंट पीएलएफएस डेटा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स। ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटा है 15 ईयर्स में, ठीक है। पहले 6% था, अब 3.2% हो गया, यानी कि अभी प्रेजेंट कितना है 23-24 में, इट्स 3.2%, ठीक है। क्वार्टर टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट aged 15 years and above slightly 6.4%, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अर्बन का वो इम्प्रूव्ड हुआ है, 6.4 से 6.6 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से डेटा आपको ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा को डिकोड कैसे करोगे, परसेंटेज टर्म में है, इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर, ठीक है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट हमारा घटा है 3.2 है, लेकिन हमारा जो लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है WPR वो हमारा बढ़ा है, WPR हमारा बढ़ा है, ब्लू येलो वन को देखो 56 से 58.2% हो गया है। इससे पहले हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो भी इंक्रीज किया 57.9% से 60%।
हो गया है। ये आपको डेटा रिमेम्बर याद करने हैं। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू दिस। ये एमएसएमई के बारे में है कि सेक्टर वाइज एमएसएमई आपका कैसे ग्रो किया है। एक बार इसको रीड कर लेना, रीड रीड वंस। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव किया है, क्या किया है। ओके, यहाँ से आपको ये डेटा याद करने का है कि एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड क्रेडिट है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ टू द सर्विस एंड पर्सनल लोन एज मॉडरेटेड टू 5.6, 5.9% एंड 8.8%। ठीक है, ये क्रेडिट ग्रोथ आप एक बार देख लेना इसको। नाउ इस पेज से क्या है, यस, क्रेडिट जीडीपी रेशियो, ये टर्म न्यू है, ये आपसे पूछ सकता है क्रेडिट जीडीपी रेशियो ये क्या होता है। ठीक है, क्रेडिट जीडीपी रेशियो आपका एक स्टैटिस्टिक्स है वेयर एन इकोनॉमी स्टैंड इन अ फाइनेंशियल साइकिल। ठीक है, फाइनेंशियल साइकिल यानी उधार के कितना जीडीपी का रेशियो आपका उधार में है, ऐसे यही है आपका क्रेडिट जीडीपी रेशियो इज अ गुड statistics to evaluate where an economy stand in financial cycle. If the ratio is slightly greater than its trend value, it may indicate buildup or stress in leading sector. On the other hand, if the ratio is lower, सिंपली समझ में आ रहा है ये क्या है कि आपका कितना इकोनॉमी में कितना उधार है, क्या है, यही आपका क्रेडिट जीडीपी रेशियो है। डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट जीडीपी रेशियो इन द लॉन्ग टर्म। ओके, तो ये यहां से इंपॉर्टेंट है ये, द क्रेडिट ग्रोथ आउटस्पेसिंग नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर, द क्रेडिट जीडीपी गैप नैरो। आपका जो क्रेडिट जीडीपी गैप है वो नैरो हुआ है -0.3% इन Q1 एंड फाइनेंशियल से फ्रॉम 10.3% इज Q1 फाइनेंशियल ईयर 23, मतलब घटा है, ये रेशियो कम हुआ है। ठीक है, एक बार इसको गूगल करके पढ़ लेना, ये क्रेडिट जीडीपी गैप परसेंटेज क्या है। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। नाउ ओके, वेयर वी आर, ओके वी आर डन विथ चैप्टर 2। वी आर, अभी हम लोग चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे है। अच्छा, ये मैंने आपको क्या बताया, बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। यस, ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। कौन मतलब ये स्टॉक मार्केट और ये सारे मार्केट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कितने हैं। ठीक है, कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा है, तो मैंने ये बताया है कि ये क्या बेसिकली रिप्रेजेंट करा है, ये डेटा ये रिप्रेजेंट करा है कि हाउ मच बैंक लेंड टू हाउस होल्ड एंड नॉन फाइनेंशियल फर्म रिलेटिव टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, कितना बैंक उधार देता है हाउस होल्ड को या फिर नॉन फाइनेंशियल फर्म को इकोनॉमी के, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इकोनॉमी। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे चाइना, मलेशिया, जापान, थाईलैंड, ये आपको 4 आगे से याद होने चाहिए। ये आपका देती हैं फाइनेंशियल सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कौन सी कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर ज्यादा है, चाइना, मलेशिया, जापान, थाईलैंड, यूके, ब्राजील। आपका इंडिया देखो 56.6% है। इंडिया आपका क्या है, 56.6%। ओके, ये डेटा आप यहां से इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। नाउ हाँ, आरआरबीज आपकी कंट्री में कितने आरआरबीज हैं, 43, प्रेजेंट 43। इसको एक बार रीड कर लेना, ओनली दिस पैरा, कि आपकी कंट्री में अभी प्रेजेंट में रीजनल रूरल बैंक कितने हैं। ओके, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसका यहाँ पे मैंने ये क्यों दिया है, ये सिर्फ फुल फॉर्म के लिए दिया है कि आपको NABFID का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, AIFI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये सारा बस एक बार फुल फॉर्म देख लेना यहाँ से। Now come to this page. What is this? Yes, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी इक्विटी मार्केट एज अ परसेंटेज, मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी में इक्विटी मार्केट कितना है, उसका साइज क्या है, उसका डेप्थ क्या है।
यही आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आपको ये देखना है मार्केट कैपिटलाइजेशन टू नॉमिनल जीडीपी रेशियो। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में इक्विटी मार्केट का कितना साइज है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको ये क्रोनोलॉजी को फॉलो करना है। अब ये तो दे दिया, क्रोनोलॉजी देखो, सबसे ज्यादा यूएस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यूएस सबसे ज्यादा है, फिर आती है जापान और फिर इंडिया। यानी कि यूएस की इकोनॉमी सबसे ज्यादा बेस्ड है आपका इक्विटी पे, फिर है जापान, फिर इंडिया, फिर साउथ कोरिया, फिर यूके, फिर चाइना, देन ब्राजील। ठीक है, ये आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। क्लियर है? सो दैट इज इट ऑन टूडेज वीडियो। अभी हमारे पास बहुत है, मैं कवर अप कराने की कोशिश करूंगी अपने नेक्स्ट क्लास में कि कितना हो सकता है। देखो, इतना करोगे ना तो आप एक पेज, आपका 5-6 पेज तो बनेगा, बट जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। अभी थोड़ा हैवी लग रहा है कि इतना ज्यादा है, लेकिन जब आप इसको कंसाइज करके लिख लोगे तो फिर आपको बहुत कम लगेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको सर्वे से पढ़ा रही हूँ, इसलिए बहुत सीरियसली बहुत ज्यादा लग रहा है। बट इट विल, देखो 10 दिन है, और अगर हम अपने पोटेंशियल का बहुत अच्छे से यूज करें तो ये हो सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड बताइए ज़रूर, बिकॉज दिस इज़ ओनली द इंकरेजमेंट आई गेट फ्रॉम यू गाइस। सो थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मत शेयर करना भूलना। ओके, बाय।